हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस सेशन में मैं आप सभी के साथ CSJMU एंट्रेंस टेस्ट 2021 ईयर के रिसर्च मेथोडोलॉजी के PYQs डिस्कस करने वाली हूँ। सो इस सेशन में मैंने 2021 के काफ़ी सारे PYQs डिस्कस किए हैं। सो बाय यूजिंग दिस PYQs आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ही जाएंगे, बट आपको आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के क्वेश्चंस और MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर CSJMU एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए थे एंड इस साल भी पूछे जाएंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी की एग्जाम 38 जुलाई को होने वाली है एंड दैट्स वाई आप सभी के पास अब बहुत कम समय है, राइट। एंड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से स्टडी करके CSJMU एंट्रेंस टेस्ट 2023 को तो क्वालिफाई करना ही है। सो इस एंट्रेंस टेस्ट में आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए 50% MCQs पूछे जाते हैं एंड 50% MCQs आप सभी को कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर इज कॉमन फॉर एवरीवन, राइट, एंड दैट्स वाई पेपर 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आप सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर ही सकते हो, राइट। सो इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। सो इस कोर्स में हम सभी स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। हम सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF मिलता है, जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट्स एक ही PDF में सारे टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं एंड दैट्स वाई गारंटीड उनको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी सभी स्टूडेंट्स को हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप ईदर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। देखो, कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में मैं सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन देती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन। नाउ द क्वेश्चन 1 इज who introduced the theory of measurement and scales of measurement into behavioral sciences? Now इनमें से कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने थियरी ऑफ मेजरमेंट एंड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट को डिस्कवर किया बिहेवियरल साइंसेज में? वेदर वो है श्लोसबर्ग या फिर स्किनर या फिर स्टीवेंस या फिर नन ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, 1946 में स्टैनली स्मिथ स्टीवेंस इन्होंने बेस्ट नोन 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो है इनको डिस्कवर किया एंड ये जो 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है वो है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। ओके, सो ये जो सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है ये उन्होंने डिस्कवर किए इन 1946 एंड उनकी जो डिस्कवरी थी ये उन्होंने एक साइंस आर्टिकल में पब्लिश की थी, जिसका नाम है थियरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, थियरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 3, दैट इज स्टीवेंस। सो स्टीवेंस इन्होंने थियरी ऑफ मेजरमेंट एंड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इन दोनों को भी डिस्कवर किया था इन बिहेवियरल साइंसेज सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज अ मेजर विच इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन वन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम another group of participants on a particular construct may have good what? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पूछा गया है कि अगर कोई मेजर ऐसा होता है जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो
एक ग्रुप को अनादर ग्रुप से डिफ्रेंशिएट कर सके, ओके, एंड वो भी ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट, देन ऐसे मेजर के पास किस प्रकार की वैलिडिटी अच्छी होती है। सो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थियरी, कोई भी इवेंट, ओके। सो वेदर इट इज कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी या फिर प्रेडिक्टिव वैलिडिटी या फिर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी या फिर नॉन ग्रुप्स वैलिडिटी, सो ऐसे मेजर के साथ इनमें से कौन सी वैलिडिटी अच्छी होती है। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज वैलिडिटी इन डिटेल कि वो क्या है। सो इनमें से सबसे पहली वैलिडिटी है कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी। सो स्टूडेंट्स, वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूरेसी, ओके। सो convergent validity is the type of validity, okay, and it refers to degree to which two measures that theoretically should be related are in fact related, okay. So convergent validity का मतलब होता है कि किस extent के साथ दो measures theoretically related है, ओके, एंड इनफैक्ट वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, बट किस एक्सटेंट तक और किस हद तक दो मेजर्स एक दूसरे के साथ रिलेवेंट होते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, एंड दिस इज द सब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ओके। नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। सो एज द नेम सजेस्ट, प्रेडिक्टिव। सो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्सटेंट टू विच स्कोर ऑन स्केल और टेस्ट प्रेडिक्ट स्कोर्स ऑन सम क्राइटेरियन मेजर, ओके। सो स्टूडेंट्स, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब होता है कि किस एक्सटेंट के साथ जो स्कोर होते हैं स्केल के ऊपर या फिर टेस्ट के ऊपर, वो प्रेडिक्ट करते हैं स्कोर्स को ऑन सम क्राइटेरियन मेजर, ओके। मतलब यहाँ पे आप एग्जैक्टली किस एक्सटेंट के साथ प्रेडिक्ट करते हो, दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। दिस इज अगेन द सब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एंड यहाँ पे ये आपको बताएगा कि हाउ वेल अ टेस्ट मेजर्स कॉन्सेप्ट इट वॉज डिजाइन टू मेजर। सो ये आपको बताएगा कि किस हद तक और किस हद तक ज्यादा कोई भी टेस्ट कॉन्सेप्ट को मेजर करता है जिसके लिए हमने उसे बनाया है, ओके। एंड द नेक्स्ट इज नॉन ग्रुप्स वैलिडिटी। दिस इज अगेन द टाइप ऑफ वैलिडिटी एंड इट रेफर्स टू extent to which scores on scale or test are related to concrete external groups or criteria that are known to be related to construct being measured. So ये आपको बताएगा कि किस extent के साथ जो scale के ऊपर और test के ऊपर scores होते हैं वो external criteria के साथ relevant होते हैं, and basically ये जो external criteria होते हैं वो जो construct हम measure करना चाहते हैं उसके साथ रिलेट करते हैं। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, बट इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी ये दोनों भी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के सब टाइप्स है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट, इवेंट और थियरी जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं या फिर जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, बट अगर कोई भी मेजर ऐसा होता है विच इज कैपेबल ऑफ कि वो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ डिफरेंशिएट कर सकता है, वो भी बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट, देन ऐसे मेजर के पास डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अच्छी होती है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी आपको बताता है कि हाउ वेल, ओके, एक पर्टिकुलर टेस्ट कॉन्सेप्ट को मेजर करता है जिसके लिए उस टेस्ट को हमने बनाया है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स अगर कोई भी मेजर ऐसा है, ओके, जिसको हमने बनाया है ताकि वो कैपेबल हो जाए कि वो एक पार्टिसिपेंट ऑफ ग्रुप को दूसरे ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ डिफरेंशिएट कर सकता है, वो भी बेस्ड अपॉन पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट, ओके। सो ऐसे मेजर के पास ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी बहुत अच्छी होती है, वो गुड होती है। दैट्स व्हाई हियर आपका जो सही आंसर है वो 3 होना चाहिए, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ओके।
सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम सारे स्टूडेंट्स को CSJMU एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो इस स्टडी मटेरियल में हम सारे स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड करते हैं। सो MCQ सेक्शन में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही देते हैं। सो पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस है 999 एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स गारंटीड पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, इन मेटा एनालिसिस a correlation coefficient is one statistic which is used to calculate. सो मेटा एनालिसिस में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है ये एक स्टैटिस्टिक है एंड इसका इस्तेमाल हम किसे कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। द वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल स्कोर्स, मतलब इंडिविजुअल स्कोर्स में कितनी वेरिएबिलिटी है वो, या फिर सैम्पल साइज क्या है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, या फिर इफेक्ट साइज क्या है। सो स्टूडेंट्स, मेटा एनालिसिस में जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है इसकी मदद से हम इफेक्ट साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एंड मेटा एनालिसिस ये इटसेल्फ ही एक एनालिसिस टेक्निक है। ओके, जिसकी मदद से हम काफ़ी सारे मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज़ को कंबाइन करके हम उनको कंक्लूड करके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सो मेटा एनालिसिस इज़ द एनालिसिस टेक्निक जो काफ़ी सारे मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज़ को कंबाइन करके हमें रिजल्ट्स देता है। ओके, एंड ये जो सारे मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज़ होते हैं एंड इसमें जो इंडिविजुअल स्टडीज़ होते हैं, ये इंडिविजुअल स्टडीज़ हमें रिजल्ट्स तो देते हैं बट ये रिजल्ट्स काफ़ी सारे एरर प्रोन भी होते हैं एंड दैट्स वाई एरर प्रोन होने की वजह से मेटा एनालिसिस की मदद से हम काफ़ी सारे मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज़ को कंबाइन करके रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रिजल्ट्स कम एरर प्रोन हो जाए। सो इसमें जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये एक स्टैटिस्टिक है, सो ये हमें बेसिकली इफेक्ट साइज को कैलकुलेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, Which of the following mixed method design is a qualitative data dominant research design? So इनमें से कौन सी mixed method design ऐसी है जिसे हम qualitative data dominant research designs ऐसा कह के भी पुकार सकते हैं। So whether it is sequential exploratory design या फिर sequential एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडी या फिर नन ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन है देन इसका मतलब ये होता है कि इसमें दोनों भी मेथड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। ओके, बट अगर कोई भी मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन ऐसी है जिसे हम क्वालिटेटिव डोमिनेंट रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं देन इसका मतलब ये है कि उसमें हम ज़्यादातर क्वालिटेटिव डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, एंड दैट्स वाई हियर आपका जो सही आंसर है वो होगा सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी, बिकॉज ये एक मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन है जिसमें रिसर्चर पहले क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करता है। सो लिसन इट केयरफुली, क्वांटिटेटिव डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करता है एंड इसी डेटा को रिसर्चर एनालाइज करता है, बट आफ्टर दैट यही रिसर्चर क्वालिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करके हमें एक्सप्लेन करता है कि एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव डेटा के रिजल्ट्स क्या है। देखो, आफ्टर दैट यही रिसर्चर क्वालिटेटिव डेटा का और क्वालिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके हमें बताता है कि क्वांटिटेटिव डेटा के रिजल्ट्स क्या आए हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन, एंड इसे हम क्वालिटेटिव डेटा डोमिनेंट रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं बिकॉज इसमें सबसे पहले तो हम क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते ही है एंड उसे एनालाइज तो करते ही है, बट आफ्टर दैट
हम क्वालिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करके इसके रिजल्ट्स एक्सप्लेन करते हैं, एंड दैट्स वाई ये क्वालिटेटिव डेटा डोमिनेंट रिसर्च डिजाइन बन जाता है। ओके, दैट्स वाई हियर आपका जो सही आंसर है 2, दैट इज सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी। एंड ये मिक्स्ड मेथड डिजाइन है क्योंकि यहाँ पे आप दोनों भी डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ। एंड अगर आप सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन देखोगे, देन दिस इज अगेन द मिक्स्ड मेथड डिजाइन, बट इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी। ओके, जैसे कि सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी में आप क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हो, एंड देन क्वालिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करके आप क्वांटिटेटिव डेटा का रिजल्ट्स एक्सप्लेन करते हो। बट सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी में एग्जैक्टली इससे अपोजिट होता है। मतलब यहाँ पे आप क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करोगे सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करके इन्हीं क्वालिटेटिव डेटा को एक्सप्लेन करोगे। ओके, and that's why this is called as quantitative data dominant research design. So don't confuse between them. Okay, and descriptive study is nothing but एक research type है, and इसे स्टैटिस्टिकल स्टडी भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें जो भी कुछ डेटा आप कलेक्ट करते हो, सो इसी डेटा को स्टैटिस्टिकल टेक्निक से एनालाइज किया जाता है। एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी में रियलिटी में और नेचुरल सेटिंग में जो सिचुएशन हुई है उसे एज इट इज कैरेक्टराइज किया जाता है, एंड आफ्टर गेटिंग द डेटा आप उसी डेटा को स्टैटिस्टिकली क्या करते हो, एनालाइज करते हो। जैसे ही आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी में स्टैटिस्टिकली डेटा को एनालाइज करते हो, देन इसका मतलब ये होता है कि दिस कम्स अंडर क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन बिकॉज इसमें आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव स्टडी ये कोई मिक्स्ड मेथड डिजाइन नहीं है। दैट्स वाई ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पहला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सो बचा हुआ ऑप्शन होगा आपका सेकेंड, दैट इज सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन। क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एग्जाम्पल ऑफ। नाउ क्रॉस कल्चरल स्टडीज ये किसके एग्जाम्पल है, वेदर इट इज एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडी डिजाइन या फिर कंपैरेटिव डिजाइन या फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या फिर लॉन्जिट्यूडिनल डिजाइन। सो क्रॉस कल्चरल स्टडीज में हम डिफरेंट कल्चर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। सो जैसे यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हो, देन इसका मतलब ये है कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव डिजाइन, बिकॉज कंपैरेटिव डिजाइन में भी यही किया जाता है। इसमें भी आप डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हो, डिफरेंट कल्चर्स को कंपेयर करते हो, एंड वही आप क्रॉस कल्चरल स्टडीज में भी कर रहे हो। केस स्टडी डिजाइन में आप एक ही पर्सन के ऊपर काफी समय तक इन डेप्थ स्टडी करते हो, या फिर एक ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर आप काफी समय तक इन डेप्थ स्टडी करते हो। ओके, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हो, एंड आप देखते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड आफ्टर दैट आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल डिजाइन इज नथिंग बट द पैनल स्टडी, जिसमें आप एक ही पर्सन के ऊपर काफी समय तक स्टडी करते हो एट अ रेगुलर इंटरवल्स। ओके, आर यू गेटिंग? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉन्जिट्यूडिनल डिजाइन, एंड दैट्स व्हाई हियर आपका जो सही आंसर है वो सेकेंड, दैट इज कंपैरेटिव डिजाइन। एंड ये क्वेश्चन आपको 2022 में भी पूछा गया था एंड 2021 में भी पूछा गया था। सो इसका मतलब ये है कि देखो काफ़ी सारे MCQs बार बार रिपीटेटिवली एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड दैट्स वाई PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट्स को PYQs तो सॉल्व करने ही चाहिए। सो सिर्फ PYQs सॉल्व करने से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपको रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, एंड दैट्स वाई आप आराम से एटलीस्ट 10 तो MCQs इसी PYQs से सॉल्व कर ही पाओगे। ओके, विच व्यू अबाउट ट्रुथ इज कॉमन टू ऑल प्रैग्मैटिस्ट्स। ओके, सो जितने भी सारे प्रैग्मैटिस्ट्स हैं वो लोग ट्रुथ को किस नज़रिए से देखते हैं। प्रैग्मैटिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो प्रैग्मैटिज्म को फॉलो करते हैं। ओके, सो लेट अस सी डिफरेंट ऑप्शंस।
Truth is what all investigators will ultimately agree to. Truth is relative to place, time and purpose. Truth is what works for the individual. Truth is unchanging. So सबसे पहले हम देखते हैं कि pragmatism होता क्या है. Pragmatism is the theory जिसमें pragmatists truth को काफ़ी सारे नज़रिए से देखते हैं, एंड उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नज़रिया वो है कि लोग देखो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, एंड वो काफ़ी सारे रिसर्च स्टडीज़ में कैसे एंगेज रहते हैं, एज वेल लोग अपने अपने कमिटमेंट्स कैसे बनाते हैं एंड कमिटमेंट्स कैसे फॉलो करते हैं. ये मैं सब रिसर्च के बारे में बोल रही हूँ. लोग देखो, लोग यानी कि प्रैग्मेटिस्ट्स, ओके, ये प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कब सॉल्व करते हैं, वो असर्शंस कैसे बनाते हैं, एज वेल वो साइंटिफिक इंक्वायरी कैसे करते हैं. सो ये सब चीज़ें जो होती है, इन्हीं नज़रिए से प्रैग्मेटिस्ट्स जो होते हैं वो ट्रूथ को देखते हैं. एंड दैट्स वाई इन सभी का मतलब यही होता है कि प्रैग्मेटिस्ट जो होते हैं सभी, वो ट्रूथ को देखते हैं, वो भी किस नज़रिए से कि ट्रूथ इज रिलेवेंट टू प्लेस, टाइम एंड पर्पस. बिकॉज देखो, अभी मैंने आपको बोला ना कि ये लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ट्रूथ इज द फंक्शन ऑफ एग्जैक्टली व्हाट, कि लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो कैसे एंगेज रहते हैं रिसर्च में, वो इंक्वायरी कैसे करते हैं. सो बेसिकली वो साइंटिफिक इंक्वायरी कैसे करते हैं, देन वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कब सॉल्व करते हैं बेसिकली. सो कब सॉल्व करते हैं इसका मतलब ये होता है कि टाइम, ओके, टाइम. देन लोग कैसे एंगेज रहते हैं उनके प्रैक्टिसेस के साथ. सो इसका मतलब ये होता है कि प्लेस एंड पर्पस, यानी कि वो साइंटिफिक इंक्वायरी कैसे कंडक्ट करते हैं, वो असर्शंस कैसे बनाते हैं, वो कमिटमेंट्स कैसे करते हैं. सो इसका मतलब ये होता है कि ऑल प्रैग्मेटिस्ट्स व्यू द ट्रूथ इन टर्म्स ऑफ कि ट्रूथ इज रिलेवेंट टू व्हाट, प्लेस, टाइम एंड पर्पस. दैट्स व्हाई हियर आपका जो सही आंसर है वो है सेकेंड. एंड देखो, प्रैग्मेटिस्ट जो होते हैं वो ट्रूथ को इस नज़रिए से देखते हैं कि इट वर्क्स फॉर द होल वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि इट वर्क्स फॉर द इंडिविजुअल. ओके, सो ट्रूथ इज बेसिकली व्हाट वर्क्स फॉर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि व्हाट वर्क्स फॉर द इंडिविजुअल. सो ये हो गया एलिमिनेट. ट्रूथ इज चेंजिंग, इस तरीके से वो देखते हैं. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. ट्रूथ इज व्हाट ऑल इन्वेस्टिगेटर्स विल अल्टीमेटली अग्री टू, ऐसा नहीं होता है. ट्रूथ इज व्हाट कि ऑल इन्वेस्टिगेटर्स विल अल्टीमेटली अग्री और डिसअग्री, दोनों भी. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो सिर्फ सही ऑप्शन है वो है 2. सैम्पल मीन इज नोन एज, नाउ सैम्पल मीन क्या है, वेदर इट इज पैरामीटर, वेदर इट इज स्टैटिस्टिक, वेदर इट इज एरर, वेदर इट इज नन ऑफ दीज. सो स्टूडेंट्स, सैम्पल मीन का मतलब होता है कि सैम्पल से जो आपको डेटा मिलता है, सो बेसिकली दिस डेटा इज नथिंग बट द होल डेटा सेट, राइट. सो इस होल डेटा सेट में जितने भी सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं उनका जो अरिथमेटिक मीन होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सैम्पल मीन. एंड दैट्स व्हाई सैम्पल मीन को हम स्टैटिस्टिक भी कह सकते हैं. स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट व्हाट, सैम्पल स्टैटिस्टिक. ओके, सो सैम्पल मीन को सैम्पल स्टैटिस्टिक और सिर्फ स्टैटिस्टिक से भी बुलाया जाता है. एंड पॉपुलेशन मीन जो होता है, पॉपुलेशन मीन, इसे दूसरी भाषा में कहते हैं पैरामीटर. ओके, पैरामीटर. सो ये तो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया. सो बचा हुआ ऑप्शन है 2, बिकॉज एरर का मतलब होता है कि जब भी आप सैंपल को कलेक्ट करते हो फ्रॉम द पॉपुलेशन, देन जब भी आपको पॉपुलेशन मीन की वैल्यू मिलती है, सैंपल मीन की वैल्यू मिलती है, सो इनके बीच में अगर कोई भी डिफरेंस होता है देन उसकी वजह से एरर क्रिएट हो जाती है. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. सो सैंपल मीन इज नथिंग बट व्हाट, सैंपल स्टैटिस्टिक, एंड पॉपुलेशन मीन का मतलब होता है पैरामीटर. ओके, द वैल्यू ऑफ मोड. नाउ मोड की वैल्यू कैसी होती है, कैन नेवर बी लार्जर दैन द मीन. मतलब मोड की वैल्यू ये कभी भी मीन से लार्ज नहीं हो सकती, मतलब वो हमेशा मीन से कम होती है. मीन यानी कि अरिथमेटिक मीन. इज ऑलवेज लार्जर दैन द मीडियन, ये हमेशा मीडियन से लार्ज होती है. इज ऑलवेज लार्जर दैन द मीन, ये हमेशा मीन से लार्ज होती है, या फिर नन ऑफ दिस. सो स्टूडेंट्स, आपने तो सभी ने अभी तक पढ़ा है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है,
एंड मोड इज़ वन ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड मोड का मतलब होता है कि ऐसा डेटा पॉइंट जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, मोर फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है इन द डेटा सेट देन अदर डेटा पॉइंट्स। ओके, एंड दैट्स वाई देखो मोड की जो वैल्यू होती है ये हमेशा मीन से कम रहती है, बिकॉज मोड का मतलब होता है कि ऐसा डेटा पॉइंट जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बट मीन का मतलब होता है कि अरिथमेटिक मीन, दिस इज द एवरेज, राइट। सो एवरेज की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है मोड से, दैट्स वाई आपका यहाँ पे आंसर होगा 1। एंड अगर आपको कोई डाउट है आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप कोई भी डेटा सेट ले लो एंड उसमें आप मोड की वैल्यू कैलकुलेट करो, देन मीन की वैल्यू कैलकुलेट करो, मीडियन की कैलकुलेट करो, एंड देन लेट अस थिंक कि इनमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। एंड आप ऐसे 3 to 4 डेटा सेट्स देख के कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो हमेशा आपको मोड की वैल्यू ये कम ही नज़र आएगी दैन द मीन। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 1, दैट इज कैन नेवर बी लार्जर दैन द मीन। The standard deviation of a sample of 100 observations equals 64. The variance of the sample equals. So यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है जो कि है 64. सो यानी कि यहाँ पे आपका SD होगा 64. यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं, वो है 100. एंड यहाँ पे आपको वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 64, यानी कि वेरिएंस का मतलब होगा 64 का स्क्वायर। सो 64 का स्क्वायर की वैल्यू आती है 4096। सो पहला ऑप्शन है 8, सेकेंड इज 6400, थर्ड इज 4096, नन ऑफ दी अबव, यानी कि आपका सही आंसर आएगा 3, दैट इज 4096। ओके, सो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़े, बट आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है एंड आपको वेरिएंस के लिए पूछा है। सो मे बी इस ईयर आपको वेरिएंस की वैल्यू देंगे एंड आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की पूछेंगे। सो इसमें से सिर्फ आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है। सो अंडरस्टैंड और रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ एवरीथिंग कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है, वेरिएंस का क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या है, मोड का क्या है, मीडियन का क्या है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। इफ़ यू नो द फॉर्मूला देन आपको यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स मिल ही जाएंगे। ओके, द मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। नाउ इनमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऐसा है जिसकी वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है का मतलब होता है कि इस पे ज़्यादा इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है कि एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यूज और एक्सट्रीम लार्ज वैल्यूज। ओके, यानी कि आपके पास पूरा डेटा सेट है फ्रॉम 1 to 10 तक। सो यहाँ पे जो एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यू है वो है 1, एक्सट्रीम लार्ज है 10। सो इन एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से इनमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऐसा है जिसकी वैल्यू काफ़ी बार चेंज होती है एंड जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने लगता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज या फिर नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स ये तीनों भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ही, बट इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा है विच इज़ रेंज, जिसकी वैल्यू हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज़ की मदद वजह से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, बिकॉज रेंज का फॉर्मूला ही यही है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे कि इसमें देखो लार्जेस्ट वैल्यू है 10, सो 10 - 1 इज नथिंग बट 9। सो दिस इज एक्चुअली योर रेंज एंड दैट्स वाई रेंज का फॉर्मूला ही वही है। सो इसकी वजह से रेंज पे इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है दैन अदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो हियर आपका जो सही आंसर है वो है 3। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। सो स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।